नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा डिस्थाइमिक डिसऑर्डर के बारे में, या जिसे डिस्थाइमिया भी कहते हैं और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम भी इसे दिया गया है। डॉक्टर्स जब इस बीमारी को डायग्नोज करते हैं, जो लेबल जो टर्म देते हैं उसे कहते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो आइए अब इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या जिसे शॉर्ट में कहेंगे PDD, क्रोनिक डिप्रेशन का एक रूप होता है। मतलब जो डिप्रेशन लंबे समय तक बना रहता है। पहले दो टाइप के डायग्नोसिस होते थे, क्रोनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डिस्थाइमिया। अब इन दोनों को एक ही का नाम दे दिया गया है, जिसे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। क्योंकि अक्सर ये जो डायग्नोस्टिक मैनुअल होते हैं, जिसमें कि बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए पूरी इंडिकेशंस होती हैं, क्राइटेरिया दिए होते हैं, ये अक्सर कुछ 10-15 सालों में बदलते रहते हैं, क्योंकि रिसर्च होती रहती है नई नई। तो नई रिसर्च के बेसिस पर कई बार डिसऑर्डर्स की समझ क्योंकि इंप्रूव हो जाती है, इसलिए उनके नाम और उनके रूप और उनके क्राइटेरिया बदल दिए जाते हैं। किसी भी दूसरे डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरह PDD में भी सैडनेस होगा, लो एनर्जी होगी, फैटीग होगा, ये सारे सिम्टम्स तो मिलते ही हैं। पर किसी भी दूसरे डिप्रेसिव डिसऑर्डर के मुकाबले, जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है या साइकोटिक डिप्रेशन या बाइपोलर डिप्रेशन होता है, इनके मुकाबले PDD में ये सिम्टम्स सालों तक बने रहते हैं और बहुत माइल्ड फॉर्म में, बहुत हल्के रूप में ये करीब करीब हमेशा एक पर्सन के मेंटल स्टेट में बने रहते हैं ये सिम्टम्स। इसीलिए इसे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। परसिस्टेंट मतलब जो परसिस्ट कर रहा है, जो बना हुआ है, जो जा नहीं रहा है, जिसमें रेमिशन नहीं हो रहा है। और क्योंकि ये कंडीशन परसिस्टेंट है, लंबे टाइम तक बनी रहती है, इसलिए किसी भी पर्सन की फंक्शनिंग में, चाहे वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो या चाहे उसका अपना वर्क हो, जॉब हो, घर के काम हो, किसी भी टाइप के काम में इंटरफेयर करते हैं। मतलब पेशेंट के लिए डे टू डे फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। पर ट्रीटमेंट की मदद से काफी हद तक कंडीशन को इंप्रूव किया जा सकता है। और जैसे कि बाकी किसी भी दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में होता है या किसी दूसरे डिप्रेसिव डिसऑर्डर में होता है कि दवाइयों की मदद से और साइकोथेरेपी की मदद से PDD को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। आइए अब बात करें कि PDD के सिम्टम्स क्या होते हैं। थोड़ा डिटेल में इस पर बताता हूं आपको। वैसे तो PDD के ज्यादातर जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो डिप्रेशन जैसे ही होते हैं। इनफैक्ट करीब करीब सेम सिम्टम्स होते हैं। बस फर्क ये होता है कि PDD के मामले में सिम्टम्स जो हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं और कम से कम 2 साल तक इन सिम्टम्स का बना रहना जरूरी है, जिसके बाद PDD का डायग्नोसिस दिया जाता है। DSM-5, या जिसे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन पब्लिश करती है, जिसमें सारे साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। एक तो डिप्रेस्ड मूड रहना करीब करीब पूरा दिन, या दिन का बड़ा हिस्सा जो है उसमें पर्सन का डिप्रेस्ड मूड बने रहना। एपेटाइट मतलब खाने पीने में या तो बहुत कमी होना या बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग होना। नींद आने में प्रॉब्लम होना या फिर नींद बार बार टूटते रहना। कुछ लोगों में बहुत ज्यादा नींद भी आती है, तो ओवर स्लीपिंग या हाइपरसोम्निया, बहुत ज्यादा सोना भी इसका सिम्टम हो सकता है। लो एनर्जी होना, फैटीग होना, कंसंट्रेशन और मेमोरी की प्रॉब्लम्स अक्सर बहुत से पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं और लंबे समय तक रिपोर्ट करते हैं। ऐसा वो बताते हैं कि उनकी जो कंसंट्रेशन मेमोरी है वो करीब करीब बहुत ही खराब रहती है और वो कोई भी मेंटल एफर्ट वाला वर्क ठीक से नहीं कर पाते। होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। सेल्फ एस्टीम लो होती है और डिसीजंस लेने में काफी दिक्कत होती है। आइए अब बताता हूं कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब PDD के कॉजेस क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। डिप्रेशन काफी कॉमन बीमारी है और अगर अमेरिका का डेटा देखा जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत एक्यूरेट डेटा हमारे पास नहीं होता, तो अमेरिकन डेटा के हिसाब से वहां की करीब 7.5% जनसंख्या को अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता ही है, जो कि करीब करीब अमेरिका के हिसाब से 2 करोड़ का नंबर जाता है। और इसमें PDD जो होता है वो करीब 2.5% अमेरिकन पॉपुलेशन सफर करती है अपनी लाइफ में। तो 2.5% लोगों में PDD होना काफी बड़ा नंबर है।
जो मोटे तौर पे जो कारण बताए जाते हैं उसमें जो मेजर रीजंस होते हैं कि पीडीडी क्यों होता है, उसमें एक तो होता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब फैमिली हिस्ट्री अक्सर लोगों में पाई जाती है। कोई ना कोई फैमिली में ऐसा पर्सन होता है जिसमें कि लंबे टाइम तक डिप्रेशन रहा हो या उन्होंने काफी सीवियर सिम्टम्स डिप्रेशन के एक्सपीरियंस किए हों। और ये फैमिली मेंबर जो होता है ये कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर, फर्स्ट डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब पेरेंट्स में है ऐसा जरूरी नहीं है, कोई अंकल वगैरह जो होते हैं दूर के रिश्तेदार उनमें भी हो सकता है। हालांकि यहाँ बहुत दूर के रिश्तेदारों की बात नहीं हो रही, जैसे चाचा, मामा, मामी, चाची, मासी, इस टाइप के जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनमें भी अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या लंबे टाइम तक रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स मिले तो डिस्थाइमिया के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, किसी तरह का चाइल्डहुड बहुत ही एडवर्स एक्सपीरियंसेस होना, चाइल्डहुड में नेग्लेक्ट होना, इमोशनल अब्यूज होना, ये एक बड़ा रीजन होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या ये कहें कि कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं या कुछ ऐसा टेम्परामेंट होता है जिसमें कि हम कहेंगे कि नेगेटिव टेम्परामेंट जिन लोगों का ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से बुरा मान जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में फील नहीं करते, और बचपन से देखने में आ जाती है कि कुछ इस टाइप का टेम्परामेंट कुछ बच्चों में होता है, तो इनमें भी एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में जाकर पीडीडी डेवलप हो सकता है। इसी के साथ जब इमोशनल अब्यूज या नेग्लेक्ट की बात आती है तो उसमें पेरेंटल सेपरेशन का होना या पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाना या घर में किसी पेरेंट की डेथ हो जाना, उसकी वजह से भी लंबे टाइम तक डिप्रेसिव फीलिंग्स बनी रह सकती हैं, क्योंकि एक बच्चे की जो मेजर कोई अटैचमेंट फिगर थी लाइफ में वो चले जाने की वजह से, उसकी वजह से बच्चे में काफी उदासी देखी जा सकती है और वो लंबे समय तक उदासी बनी रह सकती है, क्योंकि ब्रेन के ऊपर बहुत ट्रॉमेटिक इफेक्ट होता है किसी फैमिली मेंबर का या किसी पेरेंट के लॉस का हो जाना। तो ऐसे में बच्चा कई बार पूरी तरह से ऐसे लॉस से रिकवर नहीं कर पाता और उसके डेवलपिंग ब्रेन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिससे कि पीडीडी हमेशा के लिए बना रह सकता है। अब बात करेंगे कि पीडीडी के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स या कारण होते हैं जिसकी वजह से चांस बढ़ जाता है कि पीडीडी डेवलप हो। ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनमें से हम कहेंगे कि कुछ तो कॉजेज ही होते हैं, मतलब जैसे कि किसी फैमिली में किसी पर्सन का डिप्रेशन या पीडीडी से ही सफर करना, तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। मतलब अगर हम कहें कि किन लोगों में चांस है ज्यादा कि उनको पीडीडी डेवलप होगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज होना, ड्रग यूज, लंबे टाइम तक अल्कोहल का यूज लेना, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। मतलब ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मौजूदगी की वजह से पीडीडी होने का चांस बढ़ेगा। साथ ही कुछ दूसरे मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, बायपोलर डिसऑर्डर, इनके होने की वजह से भी पीडीडी के चांस बढ़ जाते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी काफी कोमॉर्बिड होता है उन लोगों में जिनमें बहुत अर्ली एज में पीडीडी डेवलप हो जाता है, मतलब जैसे एडोलेसेंस में, जैसे कि 18-20 की उम्र में जिनमें डिस्थाइमिया डेवलप हो रहा है, उन लोगों में अक्सर पर्सनैलिटी के भी कुछ ऐसे ट्रेट्स पाए जाते हैं जो कि काफी मैल एडेप्टिव, मैल फंक्शनिंग होते हैं, जैसे कि परफेक्शनिज्म का होना। बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्टिक एटीट्यूड होंगे तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी अपने डे टू डे लाइफ की अचीवमेंट से। हमेशा ऐसा लगेगा कि पर्सन के स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत हाई हैं, और वो स्टैंडर्ड्स जब मीट नहीं होंगे तो ऐसे में डिस्थाइमिया मतलब बहुत सैड और लो मूड बना रह सकता है। इनफैक्ट पीडीडी जिन लोगों में होता है उनमें काफी स्ट्रॉन्ग एक एसोसिएशन देखा जाता है परफेक्शनिज्म का, और इसी वजह से उनमें काफी रिजिड थिंकिंग और काफी ऑब्सेसिव थॉट्स भी होते हैं। कुछ ऐसे रिपीटेटिव, रूमिनेटिव थॉट्स होते हैं जो कि उनके परफेक्शनिस्टिक आइडियल्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये पर्सनैलिटी कंडीशंस या पर्सनैलिटी ट्रेट्स का होना भी कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर रहता है। इसी के साथ कुछ क्रोनिक फिजिकल डिसीजेस होना, या तो बचपन से ही होना या फिर बड़ी उम्र में भी डेवलप हो सकती हैं। तो कुछ क्रोनिक कंडीशंस जैसे कि हार्ट कंडीशंस हो गई, एस्थमा जैसी कंडीशन हो गई, कॉन्जेनिटल डिसीजेस होते हैं, डायबिटीज हो गई। लंबे टाइम तक कोई पर्सन जब इन कंडीशंस से जूझता रहता है तो उसका मूड अक्सर लो होता है और ऐसे में वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो उस वजह से भी जो कि फिजिकल इलनेसेस, डिसीजेस हैं जो लंबे समय तक क्रोनिक बने हुए हैं, उनसे भी पीडीडी हो सकता है। तो जैसा कि किसी भी दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन में होता है, एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता होता, एग्जैक्ट कारण हम नहीं बता सकते कि दिमाग के कौन सा हिस्सा है या किन कारणों की वजह से पीडीडी होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए रिस्क फैक्टर्स की बात की जाती है।
और अगर हम किसी पर्सन की कंडीशन में देखें तो रिस्क फैक्टर्स की नॉलेज के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इस पर्सन को पीडीडी शायद क्यों हुआ होगा। तो आइए अब बात करें कि पीडीडी को डायग्नोस कैसे किया जाता है, कैसे डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि किसी पर्सन को पीडीडी है। जैसा कि किसी भी दूसरी साइकेट्रिक कंडीशन में होता है कि डॉक्टर प्रॉपर इंटरव्यूइंग करते हैं पेशेंट से और उसके फैमिली मेंबर से, काफी सवाल जवाब करते हैं। कई तरीके से सवाल करके पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री में जाकर, फैमिली हिस्ट्री में जाकर, उसके ओवरऑल फंक्शनिंग कैसी है उसके बारे में सवाल करके डॉक्टर जो है वो निर्णय लेते हैं कि किसी पर्सन को पीडीडी होगा। और जैसा कि बताया कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो अगर बहुत ही लो इंटेंसिटी का डिप्रेस्ड मूड प्रेजेंट हो, काफी लंबे समय से बना हुआ हो, 2, 2.5, 3 साल तक अगर वो सिम्टम्स बने हुए हों, और पेशेंट ने कभी भी ऐसा कोई टाइम एक्सपीरियंस ना किया हो जब वो कहे कि हाँ मैं सिम्टम फ्री था या थी, मतलब 2, 4, 6 महीने का भी ऐसा पीरियड रहा हो जब पेशेंट कहे कि हाँ मैं तो बहुत ही खुश थी या बहुत खुश था और मेरी लाइफ जो थी वो बिल्कुल बेटर नॉर्मल हो गई थी और मैं हमेशा हर चीज को एंजॉय कर पाता था या पाती थी, ऐसा कोई फेज नहीं होना चाहिए। मतलब लगातार पेशेंट ऐसा रिपोर्ट करे कि हाँ मैं करीब 2-3 साल से बहुत डिप्रेस्ड हूं। अब कई बार ऐसा होगा कि पेशेंट जो कि पहली बार डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसकी लंबी हिस्ट्री रही हो डिप्रेशन की, हो सकता है 2-4 महीने का ही पीरियड रहा हो जिसमें उसको डिप्रेशन रहा हो। तो ऐसे में तो पहले तो डॉक्टर जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स का ऐसे डायग्नोसिस दे देते हैं। मतलब जब उसके अंदर बाइपोलर की कोई हिस्ट्री नहीं होगी या कुछ भी ऐसा दूसरा कोई डिसऑर्डर नहीं मिल रहा तो एमडीडी मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे दिया। पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दवाइयां चल रही हैं, थेरेपी भी चल रही है, पेशेंट ऑन एंड ऑफ थोड़ी दवाइयां लेता है, छोड़ता है, या थेरेपी ले रहा है, छोड़ रहा है, जैसे भी करके वो जैसे तैसे ट्रीटमेंट ले रहा है, पर कोई मेजर इंप्रूवमेंट पेशेंट अपने अंदर नहीं देखता या देखती, या हो भी जाती है थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं किसी सिचुएशन या किसी लाइफ के किसी ऐसे पड़ाव की वजह से, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में आने वाले बदलावों की वजह से थोड़ा बहुत टाइम के लिए, कुछ दिनों या कुछ घंटों के लिए पेशेंट रिपोर्ट कर सकता है कि वो बहुत खुश था या खुश थी। बट ओवरऑल ज्यादातर टाइम पेशेंट हमेशा उदास ही महसूस करता है, दवाइयों का करीब करीब बिल्कुल असर नहीं आ रहा होता, पेशेंट की कंडीशन या तो कभी कभी खराब हो जाती है या थोड़ी बहुत कभी इंप्रूव हो जाती है, ऐसा ही चलता रहता है। बट लो इंटेंसिटी मूड में ही पेशेंट हमेशा रहता है। तो अक्सर 2 साल 2.5 साल निकलने के बाद डॉक्टर ज्यादा एक्यूरेटली कह पाते हैं कि इस पेशेंट को एमडीडी नहीं था जबकि डिस्थाइमिक डिसऑर्डर यानी कि पीडीडी था। तो डॉक्टर अपना डायग्नोसिस बदल सकता है। ऐसे में क्या होता है, कई बार पेशेंट उसके फैमिली मेंबर्स अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि एमडीडी का डायग्नोसिस मिल गया तो पेशेंट्स और फैमिली मेंबर सोचते हैं कि दवा का असर तो आ नहीं रहा, थेरेपी काउंसलिंग का असर तो आ नहीं रहा। तो 2-3 साल तक काफी सारे डॉक्टर्स बदल जाते हैं, सोमैटिक सिम्टम्स या कुछ और कंप्लेंट्स होती हैं तो उसकी वजह से और नए फिजिकल डॉक्टर्स जो दूसरे फिजिशियंस या कार्डियोलॉजिस्ट और दूसरे डॉक्टर्स हैं उनको भी कंसल्ट करते हैं। तो मल्टीपल डॉक्टर्स को अक्सर पेशेंट कंसल्ट कर चुका होता है जब तक कि उसे पीडीडी का डायग्नोसिस मिलता है। और क्योंकि पीडीडी के साथ कुछ दूसरे डिसऑर्डर्स कोमॉर्बिड हो सकते हैं, मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज या सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, तो ऐसे में अक्सर कई बार सही डायग्नोसिस पर पहुंचना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है और पेशेंट को लंबे टाइम के बाद ही सही डायग्नोसिस मिल पाता है, क्योंकि डायग्नोसिस का नेचर ही है कि 2 साल तक कम से कम पेशेंट का लो मूड रहना चाहिए। हाँ, ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को अपने लो इंटेंसिटी मूड के पूरे 2 साल के फेज के दौरान या उससे लंबे टाइम तक भी अगर पीडीडी बना हुआ है, जो कि बना ही रहता है, उस केस में पेशेंट को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का भी एक एपिसोड आ जाता है जिसे डबल डिप्रेशन कहते हैं। मतलब इस कंडीशन को कहेंगे डबल डिप्रेशन, 2 डिप्रेशन के डिसऑर्डर हो गए। तो उसमें पीडीडी भी है और एमडीडी भी हो गया। तो पर एमडीडी छोटे टाइम के लिए ही होता है, 2-3 महीना या 2-4-6 हफ्ते के लिए ही होगा। तो ऐसे में एमडीडी तो रिकवर कर जाता है, मतलब पेशेंट अपने उस बुरे फेज से तो बाहर आ जाता है, पर बहुत अच्छा, बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि डिस्थाइमिया तो बना ही हुआ है। तो इस वजह से अक्सर पेशेंट की कंडीशन जो है वो काफी खराब रहती है और कई महीनों सालों तक पेशेंट का गलत सही डायग्नोसिस होते होते उसको एक्चुअल में पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो पाता है कि पेशेंट को पीडीडी हुआ है। कई बार डॉक्टर्स टेस्ट भी कराते हैं, ब्लड टेस्ट करा देंगे जिसमें विटामिन डी की कमी मिल जाएगी, हमेशा कोई ना कोई विटामिन दूसरे होंगे उनकी भी कमी मिल जाएगी, विटामिन B12 या कुछ और।
मैग्नीशियम मैंगनीज या इनकी कुछ कमियां मिल जाएंगी, आयरन की कमी हो जाएगी क्योंकि पेशेंट की इतने टाइम तक एपिटाइट खराब रहेगी। और क्योंकि लंबे टाइम तक डिप्रेशन बना रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, पेशेंट बहुत लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा, पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाते हैं, तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, मोटापे का हो जाना, डायबिटिक हो जाना, ये सारी कंडीशंस भी पेशेंट विद टाइम डेवलप कर सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स अक्सर कुछ टेस्ट करा सकते हैं, पर ये टेस्ट डायग्नोस्टिक नहीं होते। ये नहीं कहा जा सकता कि ये टेस्ट के अंदर ये फाइंडिंग आई है इसलिए हम कहेंगे कि पीडीडी है, ऐसा नहीं होता। पर हाँ, कोमॉर्बिड मेडिकल कंडीशंस भी देखने में आ सकती हैं, या कुछ पैरामीटर्स, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें कम ज्यादा हो सकते हैं पेशेंट के अपने बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। और कोई ब्रेन स्कैन ऐसा नहीं जो पीडीडी को डायग्नोस कर पाए, या कोई ऐसा डिप्रेशन का टेस्ट नहीं होता जो कि बता पाए कि इस पर्सन को पीडीडी हुआ है। हाँ, टेस्ट ऐसे डेवलप जरूर हो रहे हैं, बहुत सारे शोधकर्ता इसमें लगे हुए हैं कि कैसे हम अलग अलग टाइप के डिप्रेशन को पहले ही डायग्नोस कर पाए। क्या कुछ ऐसे बायोमार्कर्स हो सकते हैं जिनको आइडेंटिफाई करके बताया जा सके कि इस पर्सन को बायपोलर का डिप्रेशन हुआ है, आगे जाके मेनिक हो सकता है, या इस पर्सन को सिर्फ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हुआ है, या उसको एक्चुअल में पीडीडी हुआ है। पर ऐसे केमिकल्स की आइडेंटिफिकेशन अभी चल रही है और इसके बारे में कुछ भी सटीकता से नहीं कहा जा सकता। इसलिए कोई भी डिप्रेशन का टेस्ट इस वक्त 2023 जनवरी के टाइम तक अवेलेबल नहीं है जो डिप्रेशन को या पीडीडी को सही तौर पे डायग्नोस कर दे। इसलिए डॉक्टर्स अपनी क्लिनिकल इंटरव्यूइंग के थ्रू ही डायग्नोस करते हैं, और साथ ही कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पर कुछ जजमेंट ली जा सकती है कि पेशेंट के सिम्टम्स किस टाइप के हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं डायग्नोस करने का। और जैसा कि बताया कि एडल्ट्स में तो 2 साल का पीरियड एटलीस्ट होना चाहिए जब तक कि ये डिप्रेशन बना हुआ है। बच्चों में और टीनेजर्स में, मतलब 12-14 साल के जो बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनमें एटलीस्ट 1 साल तक की ड्यूरेशन तक ये माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखने चाहिए, बिल्कुल डिस्थाइमिक फॉर्म में, तो उसको पीडीडी का डायग्नोसिस दे दिया जाता है। अब बात करेंगे कि पीडीडी को ट्रीट कैसे किया जाता है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी ट्रीटमेंट और लंबे टाइम तक चलने वाला ट्रीटमेंट है दवाएं, मेडिकेशंस। दवाओं में 2-3 टाइप की जो दवाएं होती हैं वो अक्सर डॉक्टर्स देते हैं, उसको बदलते रहते हैं सिम्टम्स के बेसिस पे। पर अक्सर देखने में आ जाएगा कि पेशेंट्स किसी एक दवा पर तो अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, ज्यादातर दवाओं पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, या कई बार पेशेंट्स किसी भी दवा पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इसमें एसएसआरआई दवाइयां, मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स वाली दवाइयां होती हैं, जैसे कि फ्लुओक्सेटिन, सर्ट्रेलिन। फिर इसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हो सकती हैं जो कि कई बार देखा जाता है कि पीडीडी में काफी इफेक्टिव होती हैं, जिसमें एमिट्रिप्टिलिन ऐसी दवाइयां होती हैं। फिर आती हैं एसएनआरआई वाली दवाइयां, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें डुलोक्सेटिन या डेसवेनलाफेक्साइन ऐसी दवाइयां होती हैं। पर क्योंकि इनमें से बहुत सी दवाइयां कई बार असर लाती ही नहीं, एक टाइप की दवा हो गई, फिर दूसरे टाइप की, फिर तीसरे टाइप की, थोड़े थोड़े टाइम तक किसी किसी दवा से असर आ जाता है, पर बहुत ज्यादा रिलीफ कई बार पेशेंट रिपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे में अक्सर कई सारे पेशेंट क्या करते हैं, डिफरेंट पैथीज में जाते हैं, मतलब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहे होंगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेंगे, कुछ और नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे, डाइट और योगा और मेडिटेशन पे फोकस करेंगे। ये सारी चीजें अक्सर हेल्प कर जाती हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, थोड़े थोड़े लेवल तक, पर ये कोई भी इलाज पूरी तरह से पीडीडी को क्योर नहीं करते। हाँ, इन सब का कॉम्बिनेशन जरूर लिया जा सकता है जिसमें कि थोड़ा थोड़ा असर आता रहे, और साथ ही जब अलग अलग ट्रीटमेंट्स पेशेंट लेता है तो उसका एक रूटीन बना रहता है, वो थोड़ा मोटिवेटेड रहता है, फोकस्ड रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओवरऑल मेंटल स्टेट में पेशेंट के डिप्रेशन में फर्क आता ही है, क्योंकि उसकी एक रूटीन बनी है, वो गोल पे फोकस्ड है। तो जो उसको इलाज में जो उसको अलग अलग ट्रीटमेंट्स अपनाने हैं और उनके लिए जो रेगुलरिटी अपनानी है, वो ओवरऑल उसके डिप्रेशन को ठीक करने में हेल्प कर देता है। बहुत जरूरी है कि पेशेंट को पीडीडी में दवाइयां नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे लो डोज हो या चाहे हाई डोज हो, जैसा भी डॉक्टर रिकमेंड करता है, दवाइयां लंबे टाइम तक लेनी पड़ती ही हैं। इसलिए ना ही पेशेंट्स को खुद ये दवाइयां छोड़ देनी चाहिए, और ना ही अपनी मर्जी से दवा का डोज कम कर दें, ज्यादा कर दें, या दवाइयां बदल दें। अपने आप नहीं ये सब करना चाहिए, या इंटरनेट पर कहीं पढ़ के ये सब नहीं करना चाहिए, या पहले कोई डॉक्टर दवा दे रहे थे, चलो वो ले लेते हैं, अब वाली छोड़ देते हैं, क्योंकि इन दवाओं को एकदम से छोड़ने से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और ऐसे में
पेशेंट की कंडीशन कई बार थोड़ी और खराब हो सकती है। उस वजह से पेशेंट और डर सकता है और उसका जो इलाज के प्रति जो भरोसा है वो टूट सकता है और साथ ही पेशेंट का डिप्रेशन भी बढ़ सकता है। अब बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट के बारे में जो कि पीडीडी के पेशेंट्स को दी जाना बेहद जरूरी है, वो है साइकोथेरेपी। पीडीडी के बहुत सारे सिम्टम्स में काफी कमी आ जाती है अगर रेगुलर और लॉन्ग टर्म तक साइकोथेरेपी दी जाए। साइकोथेरेपी से ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि एक पेशेंट को रिकवर करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। और साइकोथेरेपी अकेली नहीं दी जानी चाहिए, दवाओं के साथ ही साइकोथेरेपी प्रोवाइड किया जाना सबसे बेस्ट होता है पीडीडी के पेशेंट्स में। साइकोथेरेपी का जो सबसे कॉमन फॉर्म है जो कि पीडीडी और दूसरे डिप्रेशन के पेशेंट्स में भी जो दी जाती है उसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी। सीबीटी में कई सारे सेशंस होते हैं। वीकली पेशेंट को डॉक्टर से मिलना होता है जिसमें काफी सारे एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, अपने थॉट्स अपने बिहेवियर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए बोलते हैं, उनको एनालाइज कराते हैं और पेशेंट की जो भी फॉल्स या बहुत ही अनप्रोडक्टिव अनहेल्दी इंटरप्रिटेशंस हैं उसके अपने बिहेवियर और डे टू डे लाइफ के लिए उनको बदलने पर जोर दिया जाता है। होती टॉक थेरेपी है पर बातों बातों से ही पेशेंट के मन को बदलने के लिए डॉक्टर प्रयास करते हैं ताकि पेशेंट अपने सिम्टम्स अपने बिहेवियर अपने जो भी थॉट प्रोसेस है उसके अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, सेल्फ रिफ्लेक्शन दे पाए और उसकी मदद से पेशेंट रिकवर कर पाए। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में काफी सारे मॉडल्स यूज किए जाते हैं जिसके बेसिस पे पेशेंट को अपने सिम्टम्स के बारे में इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है और समझना होता है कि कैसे उसके सारे सिम्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं और कैसे एक चीज में बदलाव लाकर अपने थॉट्स में या अपने एक्टिविटी लेवल्स में बदलाव लाके पेशेंट जो है अपनी ओवरऑल कंडीशन को बेटर कर सकता है। पर जैसा कि दवाओं के साथ होता है, थेरेपी पर भी पेशेंट बहुत स्लो रिस्पॉन्स देते हैं और बहुत कॉमन होता है कि पेशेंट दवाओं पर और साथ ही थेरेपी पर भी भरोसा छोड़ देते हैं जिस वजह से कॉम्प्लायंट नहीं रहते। डॉक्टर या थेरेपिस्ट जो उनको बोलते हैं वो एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज भी अक्सर नहीं करते और ऐसे में ना ही सिर्फ वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, साथ ही उनका इस वजह से डिप्रेशन भी बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ट्रीटमेंट उन पर वर्क नहीं कर रहा। इसलिए समझते हुए जानते हुए कि थेरेपी को रेगुलरली लेना है, कंटिन्यू करते रहना है, चाहे फ्रीक्वेंसी सेशंस की कम ज्यादा होती रहे पर डॉक्टर के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहना है, ये पेशेंट के लिए समझना बेहद जरूरी है। और साथ ही थेरेपी और उसके प्रिंसिपल्स को खुद समझना जानना भी जरूरी होता है। ये कोई ऐसे इलाज नहीं होते कि बस डॉक्टर आपके साथ कुछ करेगा और आप बदल जाएंगे, नहीं। पेशेंट को खुद भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट लेकर अपनी कंडीशन को समझकर उसे दूर करना पड़ता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सक्सेसफुल तभी होती है जब पेशेंट मोटिवेटेड है, इलाज पर पूरा फेथ रखता है और इलाज को पूरा समझता है। सीबीटी ना ही सिर्फ शॉर्ट टर्म में सिम्टम से रिकवरी में हेल्प करते हैं या डे टू डे जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें हेल्प करते हैं, साथ ही रिलैप्स को रोकने में भी हेल्पफुल होते हैं। और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब जिसमें डबल डिप्रेशन हो जाता है उसको रोकने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं साइकोथेरेपी या सीबीटी। और किस तरह से सीबीटी हेल्प करती है? अपने थॉट्स और फीलिंग्स को हेल्दी तरीके से कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे इसे लर्न किया जाए, इसमें हेल्प करती है। अपने डिफिकल्ट नेगेटिव इमोशन से कोप करने में, अच्छी कोपिंग स्किल्स लर्न करने में थेरेपी हेल्प करती है। लाइफ के चैलेंजेस, लाइफ के क्राइसिस और जो लाइफ के जो बड़े बड़े पड़ाव हैं जो पेशेंट जिसे पार कर रहा है, जैसे कि स्कूल कॉलेज के बाद जॉब लगना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना, इस तरीके के जो डिफिकल्ट स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, लाइफ सर्कमस्टेंसेज हैं, उसमें एडजस्ट करने में थेरेपी हेल्पफुल होती है। अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के आउटकम्स में कंट्रोल लाने में, अपनी थॉट्स पर कंट्रोल लाने में हेल्पफुल होती है थेरेपी। अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स रखने में और पर्सनैलिटी में चेंज लाने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि जैसा बताया कि परफेक्शनिस्टिक थॉट्स हो सकती हैं पेशेंट की, तो उनको बदलने में भी काफी हेल्पफुल होती है साइकोथेरेपी। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल कैसे लाया जाए, पॉजिटिव इमोशंस को एनहांस कैसे किया जाए, सारा फोकस जो है वो साइकोथेरेपी में किया जा सकता है। इसी के साथ दवाएं और साइकोथेरेपी के बाद जो और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो होता है लाइफस्टाइल चेंजेस का।
लंबे टाइम तक डिप्रेशन रहने से पेशेंट का लाइफस्टाइल बदल जाता है। पेशेंट बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने लगता है, मतलब घर पे पड़ा रहना, कुछ काम ना करना, छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट ना करना, सोशल विड्रॉल हो जाना, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल ना करना, टीवी मोबाइल वगैरह पे लगे रहना या सारा टाइम सोशल मीडिया पे लगे रहना, बहुत ज्यादा सोना, कई तरीके की प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस करता है। तो इसलिए लाइफस्टाइल चेंजेस लाना बहुत जरूरी होता है पीडीडी से रिकवर करने में, क्योंकि पीडीडी लंबी क्रोनिक कंडीशन है, इसलिए पेशेंट को टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा अपने लाइफस्टाइल चेंजेस पर फर्क लाना होता ही है। बिना लाइफस्टाइल चेंज लाए पेशेंट की अच्छी रिकवरी नहीं हो पाती। जैसे कि हफ्ते में 3 या 4 दिन एक्सरसाइज करना, कम से कम आधे पौने घंटे के लिए तो जरूर की जाए। एक्सरसाइज में माइल्ड वॉकिंग टाइप की, ब्रिस्क वॉकिंग टाइप की एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, योगा के कुछ आसन हो सकते हैं, या किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट जिससे कि बॉडी हिले डुले। डाइट को अच्छा करना इसमें बेहद जरूरी होता है, क्योंकि पेशेंट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो इसलिए डाइट मतलब फ्रूट वेजिटेबल्स में चेंज लाना जरूरी है। साथ ही अल्कोहल और ड्रग्स अगर पेशेंट ले रहा है, कई सारे पेशेंट ले रहे होते हैं, तो उस पर भी रेगुलेशन लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो डिप्रेशन के जो मेंटल स्टेट है उसको बनाए रखते हैं, उसको वर्स कर देते हैं। डबल डिप्रेशन उन लोगों में ज्यादा होता है जिनमें सब्सटेंस अब्यूज होता है। और जैसे कि बताया, योगा मेडिटेशन की मदद से, कुछ आयुर्वेदिक या कुछ और दूसरे नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स को ट्राई किया जा सकता है। जर्नलिंग की जा सकती है, अपने थॉट्स इमोशंस के बारे में, डे टू डे इंसिडेंट्स के बारे में लिखा जाए। कुछ पॉजिटिव साइकोथेरेपी वाली एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, जैसे कि ग्रेटिट्यूड डायरी बनाना, सेल्फ कंपैशन की कुछ एफर्मेशंस या स्क्रिप्ट्स बनाना, सेवरिंग एक्सरसाइज को फॉलो करना, अपने लाइफ के पॉजिटिव इवेंट्स या पॉजिटिव जो इंसिडेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना, उनको रेगुलरली रिकॉल करना। तो कई तरीके से पेशेंट जो है वो अपने लाइफ में डे टू डे रूटीन में चेंजेस ला सकता है और कुछ हैबिट्स डेवलप कर सकता है जो कि उसे पॉजिटिव और बेटर फील कराएं। अब लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करूंगा इस वीडियो में वो ये है कि प्रोग्नोसिस क्या होता है पीडीडी का, मतलब क्या एक्सपेक्ट किया जाए ट्रीटमेंट से, इलाज से और बीमारी से। लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है, लंबे समय में क्या उम्मीद रखी जाए उस पर्सन से या उस पर्सन की कंडीशन से जिसको पीडीडी है। क्योंकि पीडीडी मतलब परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, इसका मतलब, इसका डेफिनेशन ही है ऐसा डिप्रेशन जो माइल्ड लेवल का होता है और कभी कभी मॉडरेट सीवियर हो जाता है और जो लंबे टाइम तक बना रहता है। इसलिए पेशेंट कई सालों तक डिप्रेसिव सिम्टम्स से जूझता रहता है। तो ऐसे में पेशेंट को रेगुलरली लंबे टाइम तक डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में रहना पड़ता है। नेग्लेक्ट करना अपनी मेंटल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ के जो भी डिप्रेशन वाले सिम्टम्स हैं उसके अलावा जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको नेग्लेक्ट करना या केवल उन्हीं पर फोकस करना, या बाहर की जो एक्सटर्नल लाइफ सर्कमस्टेंसेस हैं सिर्फ उन्हीं के बेहतर होने की कामना में बैठे रहना, यह पेशेंट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। तो सिम्टम्स को, मेंटल कंडीशन को नेग्लेक्ट ना किया जाए, नजरअंदाज ना किया जाए, क्योंकि ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं जो बस लाइफ के कुछ पड़ाव पार हो जाने से या कुछ कंडीशन बेटर हो जाने से ये प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये बीमारी ऐसी नहीं है जो अपने आप स्पॉन्टेनियस रिकवरी दिखाए। हाँ, कुछ पेशेंट्स में जरूर फर्क आ जाता है कुछ टाइम के बाद, उसमें कई सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं, जैसे कि बताया कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कंडीशन को बुरा करते हैं। उसी तरह से अगर रिस्क फैक्टर्स कम हो जाएं, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज कम हो जाए, फिजिकल या कोई दूसरी कोमॉर्बिड मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो दूर हो जाए, या कुछ और सपोर्टिव फैक्टर्स मौजूद हो, जैसे कि पेशेंट की जो अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो पेशेंट का जो जॉब बिजनेस है वो कंसिस्टेंटली चलता रहे, उसके लाइफ के अलग अलग पड़ाव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होती रहे, तो कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव और रिस्क फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हो सकता है पेशेंट में काफी इंप्रूवमेंट आ जाए और कुछ पेशेंट अच्छा खासा रिकवर कर भी लेते हैं। पर यह रिकवरी अपने आप नहीं होती, पेशेंट को काफी एफर्ट लेना पड़ता है। इसलिए लंबे टाइम तक, क्योंकि ये बीमारी बनी रह सकती है, इसलिए सीरियसली लेना जरूरी है। भागा दौड़ी नहीं करनी, मैजिकल ट्रीटमेंट के चक्कर में नहीं रहना, कुछ चमत्कारी, कुछ बड़ा, कुछ मैजिकल क्योर हो जाएगा इसके चक्कर में नहीं रहना। छोटे छोटे, थोड़े थोड़े टाइम के प्रयासों से अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बेटर बना के इस प्रॉब्लम से बाहर आने में काफी मदद मिल सकती है, और यही ट्रीटमेंट का टारगेट भी होता है। और जैसा कि बताया कि एक टाइप के इलाज पर निर्भर नहीं रहना होता, मतलब ये नहीं कि सिर्फ दवाइयां लेते रहें तो ठीक हो जाएंगे, भाई जब मेडिकल कंडीशन है तो दवाइयां ही लें, नहीं। साइकोथेरेपी रेगुलर लेना, चाहे आप थेरेपिस्ट से मिलकर साइकोथेरेपी लें या सेल्फ थेरेपी लें, खुद ही करें अपनी थेरेपी, बुक्स पढ़ें डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन को कैसे ठीक किया जाता है,
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को समझें और दूसरे जो भी इश्यूज एरियाज हैं लाइफ के जिनसे रिलेटेड आप कुछ थेरेप्यूटिक पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सोच समझ देख वीडियो सकते हैं या कुछ भी ऐसा सुन सकते हैं, उन पर फोकस रेगुलरली बनाना जरूरी है ताकि फ्यूचर में पीडीडी के लेवल को कम किया जा सके, मतलब पेशेंट की कंडीशन बेटर की जा सके। तो ये रहा ब्रीफ डिस्कशन पीडीडी के बारे में। करीब करीब मैंने सारी जो भी यूजफुल जानकारी है आपको इस वीडियो में देनी चाहिए। इस पर और भी कुछ बात आगे की वीडियोस में करूंगा क्योंकि ये बहुत वास्ट, बहुत ही ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक है जिसके लिए काफी सारे टॉपिक्स पर बात करनी जरूरी होती है। तो आगे की वीडियोस में बात करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति के साथ इसको शेयर कर दें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और भी डिप्रेशन और कुछ दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन की वीडियोस को देखने, सुनने, समझने के लिए और ज्यादा नॉलेज और एजुकेशन लेने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।